नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ये सवाल बार बार उठकर सामने आता है कि संसद के महत्वपूर्ण बहसों के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर मौजूद क्यों नहीं रहते हैं। ये सवाल विपक्षी दल की तरफ से बार बार उठाया जाता है कि जब भी सदन के अंदर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अतीत के यानी पूर्व प्रधानमंत्रियों की परंपराओं का पालन करते हुए, उसको निभाते हुए सदन के अंदर अपनी सीट पर मौजूद होकर विपक्षी नेताओं को सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां गायब रहते हैं। या जब भी संकट की स्थिति आती है, संविधान की स्थिति आती है, सरकार के लिए समस्या की स्थिति आती है, उस समय नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह को क्यों आगे कर देते हैं। जी हां, एक बार फिर से यही सवाल उठ रहा है दोस्तों, क्योंकि कल शुक्रवार को लोकसभा में संविधान पर बहस हो रही थी। संविधान पर जोरदार आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे थे। सत्ता पक्ष की तरफ से लोकसभा में सदन के उपनेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संविधान को लेकर बात कर रहे थे। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने को लेकर अपनी बात रख रहे थे। अपनी बात रखते हुए ज्यादा से ज्यादा वो कांग्रेस को और खासतौर से गांधी परिवार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। विपक्ष की तरफ से जवाब भी आ रहा था। गांधी परिवार की केरल के वायनाड से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद में पहुंची प्रियंका गांधी का यह पहला भाषण था, मेडन भाषण था। सरकार पर, सरकार की मंशा पर, सरकार की नीयत पर, सरकार के कामकाज पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम तरह के तीखे सवाल किए प्रियंका गांधी ने, लेकिन विपक्षी आवाज को सुनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथियों कल लोकसभा में मौजूद नहीं थे। प्रधानमंत्री थे कहां? इतनी महत्वपूर्ण बहस, और वो भी देखिए कि लगातार जब से इस बार संसद सत्र की कार्रवाई शुरू हुई है, लगातार पिछले 12, 13, 14 दिनों से हंगामा चल रहा है। और हंगामे के बाद शुक्रवार को पहली बार लोकसभा चलती हुई नजर आ रही थी। विशेष एजेंडा रखा गया था कि संविधान पर बहस होनी है, संविधान के 75 वर्ष पर बहस होनी है। ये एजेंडा पहले से तय था, पूर्व निर्धारित था, और यह भी सरकार को पता था। वैसे सरकार को विपक्षी दलों की हर चीज पता होती है दोस्तों आजकल। यह भी सरकार को पता था कि विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी बोलेगी, लेकिन प्रधानमंत्री सदन में मौजूद नहीं थे दोस्तों। प्रधानमंत्री थे कहां? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन से दूर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में थे, जिसको किसी जमाने में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। बताया गया कि वो महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गए हैं। बताया गया कि वहां साधु संतों का वो आशीर्वाद ले रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ वो प्रयागराज में क्रूज की सवारी भी कर रहे थे दोस्तों। अब सोचिए इस बात को कि संसद में कई दिनों तक, लगभग 2 सप्ताह तक चले हंगामे के बाद, अगर सारे दिनों को जोड़ दिया जाए शनिवार और रविवार को छोड़कर, तो लगभग 2 सप्ताह का दिन पूरा हो जाता है। हंगामे के बाद संविधान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही थी। ये चर्चा पहले से तय थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में अपनी सीट को छोड़कर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में क्रूज की सवारी का आनंद ले रहे थे दोस्तों। और जब संविधान पर चर्चा होनी थी, जब विपक्षी दलों की तरफ से तीखे आरोप लगाए जाने थे, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह को आगे कर दिया, जो उसी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लोकसभा सांसद चुने गए। यह सवाल बार बार क्यों उठता है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर सामने बैठकर दूसरी तरफ से आ रही आलोचनाओं को सुनने को तैयार क्यों नहीं होते। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आलोचना सुनने से बचते क्यों हैं, डरते क्यों हैं? इस देश में उनसे पहले भी कई प्रधानमंत्री हुए दोस्तों, और मैं याद दिलाऊं, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भाजपा के दिग्गज नेता माने जाते हैं, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तो विपक्ष की कुर्सी पे मौजूद, चाहे वो सोनिया गांधी हो, लालू यादव हो, कई वीडियो आपने देखे होंगे, वो आलोचना करते थे और नाराज होने की बजाय या सदन से गायब और अनुपस्थित रहने की बजाय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री की अपनी सीट पर मौजूद रहते थे, उन आलोचनाओं को सुनते थे। बल्कि कई ऐसे मौके आए कि लालू यादव के भाषण पर लालू यादव द्वारा की गई अपनी ही आलोचना को सुनकर
अटल बिहारी वाजपेयी ठहाका लगाकर हंसते थे और उनके साथ बैठे हुए आडवाणी जी, उनकी सरकार के तमाम मंत्री, उनके सांसद भी उस पर हंसते थे। आज हालत ये हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि अपनी आलोचना नहीं सुन सकते, अपनी बुराई नहीं सुन सकते, अपनी सरकार की आलोचना नहीं सुन सकते, तो जब भी इस तरह का महत्वपूर्ण दिन आता है वो सदन से गायब हो जाते हैं। ये सवाल बहुत गहरा है। अगर लोकतंत्र में देश को चलाने वाला व्यक्ति, लोकतंत्र में देश का प्रधानमंत्री अगर अपनी आलोचना सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर आप कल्पना कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का माइंड सेट क्या होगा। हम ये नहीं कह रहे दोस्तों कि उनके पास जानकारी नहीं पहुंचती। ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब देने के लिए आज शनिवार के दिन, जिस दिन सदन का सत्र नहीं बुलाया जाता है, मैंने आपको पहले भी जानकारी दी कि संसद का सत्र सोमवार से शुक्रवार तक बुलाया जाता है, लेकिन चूंकि संविधान पर चर्चा होनी थी जिसकी शुरुआत शुक्रवार को हुई थी, शनिवार को विशेष दिन एक सत्र बुलाया गया और बताया जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देंगे। निश्चित तौर पर वो विपक्षी दलों के आरोपों का जवाब देंगे, लेकिन उनके अधिकारियों द्वारा विपक्षी नेताओं के भाषण को नोट करने की बजाय, उनके सांसदों मंत्रियों द्वारा विपक्षी नेताओं के भाषणों को रिकॉर्ड करने की बजाय, क्या यह बेहतर नहीं होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी सीट पर बैठकर अपनी आलोचना सुनते, विपक्षी नेताओं को सुनते और यह तय करते कि उनकी बातों में वजन है या नहीं। क्योंकि जिस अंदाज में विपक्षी नेता आपकी आलोचना कर सकते हैं, आपके करीबी उस अंदाज में आप तक वो बात पहुंचा नहीं सकते हैं। तो मुद्दा यह नहीं है कि आपके पास विपक्षी नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों की जानकारी पहुंची या नहीं पहुंची, निश्चित तौर पर पहुंची होगी और उसके जवाब में भाषण भी तैयार किया जा रहा होगा, हालांकि वो तैयार कहीं और से हो रहा होगा, आप उसको सदन में आके पढ़ देंगे। बेहतर यह होता, लोकतंत्र के लिए अच्छा यह होता कि जब इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण बहस हो रही थी तो आप सदन के अंदर मौजूद रहते। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं है, विपक्षी नेताओं से अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं है। चलिए वो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की परंपरा का अनुसरण नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा का तो अनुसरण कर लेते कि किस तरह से बतौर प्रधानमंत्री भी वो विपक्षी दलों को सदन के अंदर मौजूद रहकर सुना करते थे और बहुत ही गंभीर मुद्रा में सुनते थे। गंभीर मुद्रा का मतलब कि उसको सीरियसली लेते भी थे और जहां हंसी मजाक की बात आती थी, अपनी ही आलोचना सुनकर वो ठहाके लगाकर हंसा भी करते थे, खुलकर हंसा करते थे। और यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती होती है दोस्तों। लेकिन ये सब कुछ बदल गया। शुक्रवार को हुआ क्या? जब संविधान पर चर्चा हो रही थी, सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह जो कि लोकसभा में उपनेता है, उनको बोलने की जिम्मेदारी दी गई। भाजपा वालों की जैसे आदत है, उसी तरह की आदत का अनुसरण करते हुए, उसी तरह की आदत को फॉलो करते हुए राजनाथ सिंह ने भी संविधान से शुरू किया। ये कहते हुए नजर आए कि संविधान पर एक पार्टी अपना दावा जताती है जबकि उसका दावा है नहीं। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर कई ऐसे नेताओं का जिक्र किया। स्वाभाविक तौर पर भाजपा उन नेताओं की विरासत पर अपनी दावेदारी जताती है, तो उस एजेंडे के तहत उन्होंने उन तमाम नेताओं का जिक्र किया। करते करते वो इस बात पे भी आ गए कि किस तरह से कांग्रेस की सरकारों ने संविधान का संशोधन किया, किस तरह से कांग्रेस की सरकारों ने संविधान का अपमान किया, किस तरह से कांग्रेस की सरकारों ने न्यायपालिका पर कब्जा जमाने की कोशिश की। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार हमेशा कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी चाहती थी, उन्हें तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने की इच्छा थी। बोलते बोलते राजनाथ सिंह यहां तक बोल गए कि कांग्रेस के एक नेता संविधान जेब में लेकर घूमते हैं। इशारा राहुल गांधी की तरफ था और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शायद उन्होंने अपने परिवार से सीखा होगा कि उनका परिवार किस तरह से संविधान को अपनी जेब में लेकर घूमता था। 1 घंटे से ज्यादा तक राजनाथ सिंह बोलते चले गए, लेकिन उनके उस 1 घंटे के भाषण को किस तरह से बीजेपी की सोशल मीडिया टीम ने एक ही पोस्ट में समेट दिया, वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं बीजेपी का वो पोस्ट जो एक्स पर किया गया था राजनाथ सिंह के भाषण का लब्बो लुआब बताने के लिए। उसमें बीजेपी की तरफ से क्या लिखा गया, राजनाथ सिंह ने लोकसभा में किस अंदाज में विपक्षी दल खासतौर से कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमला बोला, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। आप स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपको राजनाथ सिंह का बयान। उन्होंने क्या कहा,
कांग्रेस की तरह हमने संविधान को कभी राजनीतिक हित साधने का जरिया नहीं बनाया, बल्कि हमने संविधान को जिया है। हमने संविधान की रक्षा के लिए कष्ट भी सहे। 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब हमने 91 संशोधन से मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया था। कांग्रेस ने सिर्फ संविधान संशोधन ही नहीं किए हैं, बल्कि इसे धीरे धीरे बदलने का प्रयास भी किया। जब पंडित नेहरू पीएम थे, तब 17 बार संविधान संशोधन किए गए। इंदिरा गांधी के समय पर 28 बार बदलाव किए गए। राजीव गांधी के समय पर 10 बार बदलाव किया गया और मनमोहन सिंह जी के समय 7 बार संशोधन किए गए। ये तमाम संशोधनों का जिक्र करते करते और कांग्रेस पर संविधान के साथ खिलवाड़ करने, संविधान का अपमान करने का आरोप लगाते लगाते राजनाथ सिंह शायद भूल गए कि उनकी ही सरकार थी, ये मोदी की ही सरकार थी, जो जजों की नियुक्ति का जब कानून लेकर आई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। ये नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में ही 2 बार ऐसा हुआ कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार को कोर्ट ने कहा कि आपने गलत तरीके से बर्खास्त किया। उत्तराखंड की कांग्रेस की हरीश रावत सरकार को लेकर कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत तरीके से मोदी सरकार ने बर्खास्त किया और दोनों सरकारों को, दोनों मुख्यमंत्रियों को फिर से उनके पद पर बिठाया गया। ये मोदी सरकार का ही एक ऐसा रिकॉर्ड है। तो जब भी आप दूसरे की आलोचना करते हैं, कहीं ना कहीं वो उसकी जो 3 उंगलियां कही जाती है कि वो आपकी तरफ भी होती है। ये तमाम चीजें राजनाथ सिंह भूल गए, लेकिन राजनाथ सिंह के भाषण के बाद जवाब भी आया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में कई राज्यों में अपनी स्टार प्रचारक रही। जो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ी, दक्षिण भारत के केरल से चुनाव लड़ी, वायनाड से चुनाव लड़कर पहली बार लोकसभा में पहुंची, प्रियंका गांधी को आगे किया। प्रियंका गांधी का आज पहला भाषण था लोकसभा में। इसको मैडन स्पीच कहते हैं और यह परंपरा रही है दोस्तों कि लोकसभा में जब भी किसी सांसद का, यहां तक कि राज्यसभा में भी अगर किसी सांसद का पहला भाषण होता है दोस्तों, तो उसके बीच में टोका टोकी नहीं की जाती, सत्ता पक्ष की तरफ से भी नहीं की जाती। अगर वो सांसद सत्ता पक्ष का है तो विपक्ष की तरफ से टोका टाकी नहीं होती। अगर वो सांसद विपक्ष का है जो पहला भाषण दे रहा है, तो सत्ता पक्ष की तरफ से कोई टोका टाकी नहीं की जाती। लेकिन यहां देखिए, राजनाथ सिंह बोले तो बोलते चले गए, पता नहीं क्या क्या बोलते चले गए, नेहरू से लेकर कहां तक की बात उन्होंने कर दी। लेकिन जब प्रियंका गांधी को बोलने का मौका मिला, मैडन स्पीच था, टोका टाकी नहीं होनी चाहिए सांसदों की तरफ से, लेकिन यहां तो आसन की तरफ से टोका टाकी हो रही थी। आसन की तरफ से बार बार प्रियंका गांधी को रोका जा रहा था। खैर, ये आप और हम सब समझते हैं कि ये दौर कैसा आ गया है, लेकिन प्रियंका गांधी ने अपने मैडन स्पीच में खुलकर बोला, तमाम तरह के आरोप सरकार पर लगाए और किस तरह से क्या क्या आरोप उन्होंने लगाए वो भी आपको स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आपको हम प्रियंका गांधी के आरोप के बारे में बता रहे हैं। प्रियंका गांधी के आरोप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। साफ साफ ये नजर आ रहा है, कांग्रेस का पोस्ट प्रियंका गांधी के बारे में कहा गया कि सत्ता पक्ष के लोग 75 साल की बात करते हैं। उन्हीं वर्षों में देश की जनता ने खुलकर आलोचना की, निडर होकर धरने दिए और नेताओं से जवाब मांगा। आज जनता को सच बोलने से डराया धमकाया जाता है। पत्रकार हो या विपक्ष का नेता या फिर किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, सबका मुंह बंद कराया जाता है। विपक्ष के नेताओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी की जांच लगाई जाती है। झूठे आरोप लगाकर जेल भेज दिया जाता है। इस सरकार ने किसी को नहीं छोड़ा। इनकी मीडिया की मशीन झूठ फैलाती है और आरोप लगाती है। ये प्रियंका गांधी आलोचना, प्रियंका गांधी के भाषण का एक अंश था जो उन्होंने लोकसभा में दिया संविधान पर चर्चा के दौरान, संविधान पर विशेष चर्चा के दौरान। और प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी। अब स्क्रीन पर देखिए आपको दोस्तों, हम दूसरा पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। इस दूसरे पोस्ट की भाषा को खासतौर से देखिएगा। प्रियंका गांधी जवाब दे रही है दोस्तों। किनको जवाब दे रही है? कुछ दिन पहले भाजपा के सांसद, भाजपा के प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी को, देश के विपक्ष के नेता को गद्दार तक कह दिया था। आज प्रियंका गांधी सदन के अंदर जवाब देती हुई नजर आई कि यह देश कायरों के हाथ में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। यह देश उठेगा, लड़ेगा और सत्य मांगेगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप की पूरी एक श्रृंखला हो गई थी दोस्तों। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो की शुरुआत में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना है, विपक्ष के आरोपों का जवाब देना है। उम्मीद तो बहुत कम है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे मौकों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर गांधी परिवार को आमतौर पर अपमानित करने के लिए करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि गांधी परिवार ने जब जब गलती की, इस देश ने उसको सजा दी है दोस्तों। आपातकाल लगाया,
वो बुरा था, गलत था, असंवैधानिक था। इस देश की जनता ने 1977 में इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया। बोफोर्स का मामला उठा, आरोप लगाया गया, हालांकि बाद में क्या उसका सच निकलकर सामने आया ये हम और आप सभी जानते हैं। इस देश की जनता ने 1989 में राजीव गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया दोस्तों। यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में घोटालों का मामला उठा, 2G घोटाला, CWG घोटाला, कई तरह के आंदोलनों का घोटाला, कई तरह के भ्रष्टाचार, कई तरह के मामलों में घोटाले आए, आंदोलन हुए। इस देश की जनता ने 2014 में मनमोहन सिंह सरकार को, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। तो अब उन बातों को दोहराने के बजाय कायदे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भविष्य का एजेंडा सामने रखना चाहिए। उम्मीद बहुत कम है कि वो भविष्य का एजेंडा सामने रखेंगे। वो अपने इरादे, अपने पुरानी आदत के हिसाब से वही गांधी नेहरू परिवार को लेकर घिसा पिटा राग अलापेंगे। उम्मीद बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम उनसे अपील करना चाहेंगे कि आइए, जब आप संविधान के 75 वर्ष पर बोले तो विपक्षी दलों के आरोपों का जवाब तो दीजिए, लेकिन इसके साथ ही भविष्य का एजेंडा भी बताइए। इस देश को बताइए कि हम अतीत की तरफ नहीं जाएंगे। इस देश को बताइए कि हमें आसमान छूना है, अंतरिक्ष छूना है, खुदाई की तरफ नहीं जाना है, हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना है, देश का सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगाड़ना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो बात करते हैं उसको सही तरीके से लागू करना है। हमें इंतजार होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज लोकसभा में बोलेंगे, संविधान पर 2 दिन की हुई चर्चा का जवाब देंगे, तो इन मुद्दों को उठाएंगे। उम्मीद तो बहुत कम है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम अपील कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।